जो so further जो आज का हमारा सेशन रहेगा that will be broader related to the questions which are being asked in the earlier exams. ठीक है, सेक्शन नंबर 34 ऑनवर्ड सेक्शन नंबर 95 तक, मतलब कि आपका जो लगभग हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द जर्नल एक्सेप्शंस जो है वहां तक हम कोशिश करेंगे कि अगर हम आज वहां तक पहुंचते हैं तो लेट अस सी कहां तक कवर कर पाते हैं. बट एज फार एज सेक्शन नंबर 100 तक का जितना एरिया है वहां पे एक चीज का फोकस जरूर करना कि देखो कभी कभी ना एग्जाम में डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया जाता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन या ये वाला जो प्रोविजन है ये कहाँ पे मेंशन है आईपीसी में. तो एज फार एज आईपीसी इज कंसर्न या कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो बेयर एक्ट का एक ब्रॉडर एनालिसिस जो है ना उसका एक ब्रॉडर ओवरव्यू तो हमें ध्यान में रखना ही है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कल हम लोग जो डिस्कशंस कर रहे थे उसी पे मैं थोड़ा सा एडिशंस करवाना चाहूंगा सबसे पहले. ठीक है, जो हमने कल किया था ना उसी पे कुछ एक चीजें एडिशन में लाना चाह रहा हूँ. जस्ट ठीक है, देखो जहां पे हम लोगों ने सेक्शन नंबर 27 डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 27 दैट इज अगर किसी व्यक्ति के वाइफ, सर्वेंट या क्लर्क के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसी व्यक्ति के पोजीशन में मानी जाती है. तो वहां पे अगर आपके पास जगह है तो एक चीज लिख लीजिएगा सेक्शन नंबर 27 जहां पे आपने कल मेंशन किया था, दैट इज अ पोजीशन means an intelligent possession means an intelligent possession. ठीक है, एज फार एज द इंटेलिजेंट पोजीशन वर्ड इज कंसर्न, एक छोटा सा मीनिंग यहां से आपको समझना है. देखो जैसे कि देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए एंड हिज प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ हिज सर्वेंट. सो सर्वेंट के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है so it must be the intelligent possession. It means that servant is aware that this property belongs to Mr. A and I am holding this property for my master. ठीक है, that is जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, पोजेस कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि ये दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और मैं उसको उसके बिहाफ पे जो है पोजेस करके बैठा हूं. तो ये सेक्शन नंबर 27 में एक पॉइंट ऐड ऑन कर लेना. ठीक है, दैट इज पोजीशन मींस एन इंटेलिजेंट पोजीशन. ठीक है, मेयरली अगर फिजिकल स्पीकर्स म्यूट करेंगे, स्पीकर्स म्यूट करेंगे. ठीक है, मेयरली इफ देयर इज अ फिजिकल प्रेजेंस और वी कैन से अ फिजिकल पोजीशन बट अ पर्सन इज नॉट हैविंग द नॉलेज अबाउट दैट, तो वो जो है सेक्शन नंबर 27 के अंदर काउंट नहीं किया जाता है. तो इंटेलिजेंट पोजीशन वाला जो फ्रेज था इसको ऐड कर लीजिए. बाकी इसके साथ साथ एक सेक्शन नंबर 29 में और सेक्शन नंबर 30 में, 29 में आपका डॉक्यूमेंट की बात है, सेक्शन नंबर 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात है. दोनों ही सेक्शंस के अंदर इलस्ट्रेशंस को हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. तो मैं ब्रीफ में एक दो इलस्ट्रेशंस जो है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे आते हैं. ठीक है, जस्ट देखो डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है ना, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के नीचे जो इलस्ट्रेशंस मेंशन्ड है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप क्रिमिनल लॉ का पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना तो वहां पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो आईपीसी की सेक्शन 29 की डेफिनेशन से उठाया जा रहा है या एविडेंस एक्ट का जो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन है वहां से उठाया जा रहा है. दोनों में लगभग मोर और लेस द थिंग्स आर सिमिलर बट इलस्ट्रेशंस जो हैं वो दोनों की डिफरेंट हैं. तो जिस सेक्शन नंबर 29 हमारा आईपीसी का डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 3 ये भी डॉक्यूमेंट को एक जगह पे डिफाइन करेगा. लेकिन एज फार एज बोथ द प्रोविजंस आर कंसर्न, दोनों का अपना अलग अलग डोमेन है, अलग अलग लॉज के अंदर ये चीजें हैं. सेक्शन नंबर 29 के इलस्ट्रेशंस की अगर हम बात करें तो कह रहा है राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट. तो आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें जो भी टर्म्स आपने ऐड ऑन करी है दोस टर्म्स विल बी कंसीडर्ड टू बी, जो भी रिटन एक्सप्रेशन है दैट रिटन एक्सप्रेशन विल बी कंसीडर्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट. अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट. तो आपको सवाल आ सकता है क्या एक चेक डॉक्यूमेंट है? द आंसर इज यस. पावर ऑफ अटॉर्नी अगेन इट इज अ डॉक्यूमेंट. कोई मैप या प्लान,
एनी मैप और प्लान, क्या ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा? द आंसर इज यस, एनी मैप और प्लान which is intended to be used or which may be used as an evidence is a document. Any writing contain directions or instructions is also a document. तो ये सारी चीजें जो illustrations में है ये document की terminology में आएंगी. इसके साथ साथ explanation number 1, इसको भी स्टार लगा लो. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को लिखा है कि इट इज एम मटेरियल बाय व्हाट मींस और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म. ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज के ऊपर कोई मार्किंग की गई है, कोई फिगर्स बनाए गए हैं, कोई लेटर्स आपने लिखे हैं, वो कोई किस तरीके का वो सब्सटेंस है, कोई कागज है या नहीं, इट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस. सिर्फ एक चीज देखी जा रही है, ठीक है, कि आपने उसमें कुछ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स जो है वो बनाए हैं. एंड व्हाटएवर यू आर राइटिंग ओवर देयर और व्हाटएवर यू आर मार्किंग ओवर देयर, दैट इज इंटेंडेड टू यूज्ड टू बी गिवन एज एन एविडेंस ऑफ दैट मैटर. ठीक है, कि वो जो चीज है कोर्ट के सामने या कहीं पे भी किसी साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में रखी जा सकती है. और दूसरे एक्सप्लेनेशन का दूसरा हिस्सा भी समझ लेना, वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, तो ये भी मटेरियल नहीं है. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को जर्नल सेंस में लिटरल मीनिंग जो है ना इसका, हमें उस तरीके से इसको लेके चलना है. वी डोंट हैव टू गिव इट अ रिजिड इंटरप्रिटेशन. इसका जो है रिजिड इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं होगा. एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली दो चीजों को समझना है कि ये बिल्कुल मटेरियल नहीं है कि आपने किस सब्सटेंस के ऊपर, किस वस्तु विशेष के ऊपर लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स जो हैं वो बनाए हैं. और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आप बना रहे हो आप ये सोच के बना रहे हो कि कल को इसे हम एविडेंस के तौर पे कोर्ट ऑफ जस्टिस में देंगे या नहीं देंगे. इट इज टोटली इमटेरियल, टोटली इमटेरियल. ठीक है, सो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी एक्सप्लेनेशन. तो एक्सप्लेनेशन को जरूर मार्क कर लेना. ठीक है, और इसके साथ साथ इसका जो एक एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के नीचे एक इलस्ट्रेशन है वो आप लोग अपने एंड पे गो थ्रू करेंगे. ठीक है, ये वाला इलस्ट्रेशन जो है इसको एक बार पढ़ के सेक्शन नंबर 29 जहां पे आप अपनी कॉपीज पे बना रहे हैं ना, वहीं पे इस इलस्ट्रेशन के जो क्रक्स है, जो कीवर्ड्स है, उसको मेंशन करके जो है उसको लिख लेना. सो देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 29 कैपिटल ए जो बीच में कलम ने छोड़ा था, दैट इज कंसीडर्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेके सेक्शन नंबर 29 कैपिटल ए से जो सवाल जनरली पूछा जाता है वो ये कि सेक्शन नंबर 29 कैपिटल ए हमारे आईपीसी में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंसर्ट किया गया था. तो यहाँ पे लिख लेना, सेक्शन नंबर 29 कैपिटल ए वाज इंसर्टेड बाय द एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000. तो आपका जो आईटी एक्ट है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, 17/10/2000. ठीक है, 17th of October 2000. ठीक है, तो इस डेट पे ये सेक्शन नंबर 29 कैपिटल ए जो है ये इंकॉर्पोरेट किया गया था आईपीसी के अंदर, इसको इंसर्ट किया. तो ये डेट जो है ये पूछ लेते हैं, सेक्शन नंबर 29 कैपिटल ए कब इंसर्ट. सो अलोंग विद दिस नाउ देखो, इसके साथ साथ ना सेक्शन नंबर 31 से लेके जो सेक्शन नंबर 33 तक का एरिया है वो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू के तौर पे इसको रखना है. सिर्फ प्रोविजंस में क्या क्या चीजें आ रही हैं उतना हमें गो थ्रू करना है. इंटरनल कॉन्सेप्ट्स जो है इस एरिया से बिल्कुल नहीं पूछे जाते. इंटरनल कॉन्सेप्ट्स कुछ खास है ही नहीं. ठीक है, जैसे कि सेक्शन नंबर 31 में विल की बात है. सेक्शन नंबर 31 जो है वो विल की बात कर रहा है कि विल क्या होगी. तो विल डिनोट्स अ टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट. ठीक है, कोई भी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को टेस्टामेंटरी डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ विल. लेकिन विल यहाँ पे दो तरीके की हो सकती है. देखो, आई होप यू पीपल हैव गॉन थ्रू विद द गार्डियनशिप एक्ट एटसेट्रा, जो हमारा हिंदू गार्डियनशिप माइनॉरिटी वाला जो लॉ है उसके अंदर भी टेस्टामेंटरी विल को टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली आप एक गार्डियन की अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं. तो कोई भी, ये जर्नल सेंस में यूज किया जा रहा है. इट इज नॉट टू बी सीन इन रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, जर्नल सेंस में कि विल क्या है. तो कोई भी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, कोई भी, कि ये टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट कब इन्फोर्स होता है, इट इज इन्फोर्सेबल आफ्टर द डेथ ऑफ एस्टेटर. जिस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, आप लोग लिख लेना सेक्शन नंबर 31 के अंदर, नंबर 1 एक तो ये टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है. एंड नंबर 2, a testamentary document comes into force after the death of the maker
आफ्टर द डेथ ऑफ द मेकर ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से, that which of the following provision of IPC states that a document is comes into force after the death of the maker of the document। तो सेक्शन नंबर 31 से रिलेट किया जाएगा, बिकॉज़ सेक्शन नंबर 31 जो है वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है। नाउ आफ्टर दिस सेक्शन नंबर 32 33, ठीक है, दोनों ही ये जो सेक्शंस हैं इनमें एक जो कॉमन एलिमेंट जो हमें समझना है वो ये कि देखो आईपीसी में ना जहां जहां पे वर्ड एक्ट यूज किया जाता है, जहां जहां पे, ठीक है, दैट इज अ पर्सन डज एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ द अदर पर्सन। जैसे सेक्शन नंबर 299 है, सेक्शन नंबर 300 है, अलग अलग जगह पे आपको ये एक्ट वर्ड मिलेगा। सो एक्ट में इम्प्लाइडली एक और वर्ड साथ में चलता है, दैट इज द इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन। अब ये इलीगल ओमिशन क्या है, ये अपने आप में बहुत इन डेप्थ में पढ़ने वाला टॉपिक है, बट द पॉइंट इज नंबर 1, एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस। ये कहां पे मेंशन है? सेक्शन नंबर 32 के अंदर। ठीक है, अगर आपको सवाल आता है कि एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस वेयर इट इज डिफाइंड इन आईपीसी, सो सेक्शन नंबर 32 विल टेल यू दैट एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस। मैं इसको बस एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए मिस्टर ए ने बी को शूट किया, ठीक है, मिस्टर ए किल्ड बी, सो द मोमेंट ए फायर्ड अपॉन बी, ए फायर्ड अपॉन बी, तो हम कहेंगे देयर इज द एक्ट ऑफ ए, देयर इज द एक्ट ऑफ ए। ठीक है, सो बिकॉज ए हैड डिड समथिंग बाय व्हिच बी डाइज, तो ये इसका एक पॉजिटिव एक्ट है। ठीक है, पॉजिटिव एक्ट है। आईपीसी के सेक्शन नंबर 299 के अंदर या सेक्शन नंबर 300 के अंदर ये एक्ट जो है which is likely to cause the death of the person, तो हम मिस्टर ए को मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए चार्ज कर सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए देयर इज अ नर्स, ठीक है, नाउ दिस नर्स इज अंडर अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड। मान लीजिए ये 2 दिनों का बच्चा है, 2 days ओल्ड चाइल्ड, इन्फेंट है। अब इस नर्स की ड्यूटी है कि आपको इस इन्फेंट का ध्यान रखना है, but the nurse does not take care of the child and because of which this child dies। ठीक है, तो अब यहाँ पे नर्स ने कोई पॉजिटिव एक्ट किया? द आंसर इज नो। तो वैसे तो अगर पॉजिटिव एक्ट नहीं है तो हम कहेंगे सेक्शन 299 अप्लाई नहीं होता है, लेकिन सेक्शन 32 कह रहा है ना दैट एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस, इट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। तो अगर किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को करने के लिए यू आर लीगली बाउंड टू डू, मैं साथ में ना सेक्शन नंबर 43 को रिलेट कर रहा हूं। सेक्शन नंबर 43 कहता है कि इलीगल हम किसे मानते हैं, ठीक है, या इलीगल ओमिशन किसे कहा जाएगा? तो जिस चीज को करने के लिए आप बाउंड हो और वो चीज अगर आप ओमिट कर दें, उसको छोड़ दें, उसका ध्यान ना रखें, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको हम इलीगल ओमिशन जो है वो कहते हैं। तो ओमिशन करना लायबल आपको नहीं बनाता है। अगर आपका ओमिशन इलीगल नेचर का है then it will make you liable and therefore section number 32 के अकॉर्डिंगली हमें इस चीज को समझना पड़ता है। बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं कि एक जैसे लाइफ सेवर है, जैसे मान लो स्विमिंग पूल है या कोई बीच है, उस बीच में एक व्यक्ति की ड्यूटी है कि अगर कोई समुद्र में या स्विमिंग पूल में डूब रहा है तो उसको बचाना है। ठीक है, तो दैट इज a person's duty to save the person whosoever is drowning। जो भी व्यक्ति वहां पे डूब रहा है उसको बचाना उस लाइफ सेवर की जिम्मेवारी है। तो अगर वो ऐसा नहीं करता, इसका मतलब अगर वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी इलीगल ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। तो ये जो इलीगल ओमिशन है इसके बेसिस पे भी व्यक्ति की लायबिलिटी डिसाइड हो जाती है। सो कभी भी ऐसे ओमिशन वाले सवाल अगर आए तो मान लीजिए आपको लगता है कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है, आपको एक्यूज को लायबल करना है, लेकिन एक्यूज ने कोई पॉजिटिव एक्ट तो किया नहीं, एक्यूज ने ओमिशन किया है। और अगर जो चीज को ओमिट किया गया, जिस चीज को ओमिट किया गया वो करने के लिए वो लीगली बाउंड था, तो उसका ओमिशन इलीगल काउंट किया जाएगा। सेक्शन नंबर 32 और सेक्शन नंबर 43 के डेफिनेशंस को हम कोरिलेट कर देंगे एंड हम उस व्यक्ति की लायबिलिटी जो है वो बना सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 32 में लिखा है ना, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, कि हर जगह इस आईपीसी में हम ये समझेंगे दैट द वर्ड्स रेफर टू एक्ट does also extend to the word illegal omissions। तो act includes illegal omission, बस इसका ध्यान रखना है। Now
लेकिन अगर कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है ना, जैसे आईपीसी में कहीं पे स्पेशली मेंशन किया है कि ओमिशन के लिए व्यक्ति लायबल नहीं होगा, एक्ट के लिए होगा, तो फिर हम उसको फॉलो करते हैं। तो दैट इज द एक्सेप्शनल रूल वी कैन से। आईपीसी में जहां जहां पे सेक्शन नंबर 33 कहता है कि जहां जहां पे एक्ट वर्ड यूज किया गया है वहां पे सीरीज ऑफ एक्ट्स भी साथ में आएंगे। ठीक, एक्ट डिनोट्स, the word act denotes as well as the series of act as a single act। तो अगर एक व्यक्ति ने सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में मल्टीपल चीजें की है तो वो उसका सिंगल एक्ट माना जाता है, सिंगल एक्ट। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति ने थेफ्ट कमिट करना है, थेफ्ट कमिट करने के लिए उसने एक घर में जो अलमीरा है, अलमीरा को तोड़ा, तो अलमीरा को तोड़ना जो है वो मिसचिफ का ऑफेंस है और उसके अंदर थेफ्ट कमिट करना एक अलग अपराध है। लेकिन क्योंकि हम एक एक्ट को देख रहे हैं और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ एक्ट में चीज हो रही है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ सिंगल एक्ट। ठीक है, सिंगल एक्ट। आई होप इट इज क्लियर। सेक्शन नंबर 31, 32, 33 बट सिंपल से प्रोविजंस है, सिर्फ आपने कॉपीज में जो मैं लाइनर्स, वन लाइनर्स दे रहा हूं वो समझते जाना है। विल में इट इंक्लूड्स द टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स ओनली। 32 इलीगल ओमिशंस की बात कर रहा है कि जहां पे भी आईपीसी में एक्ट वर्ड यूज किया है वहां पे हम इलीगल ओमिशन वर्ड को भी समझते हैं। सेक्शन नंबर 33 कह रहा है कि अगर एक एक्ट हुआ है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ एक्ट साथ में हो रही है, तो वो सारी सीरीज ऑफ एक्ट जो है वो सिंगल एक्ट आईपीसी के दरमियान मानी जाती है। तो दीज आर द जनरल थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। कॉपी में बस इतना सा आपने लिख लेना है कि सेक्शन नंबर 31, 32, 33 इस चीज की बात कर रहा है। इसके साथ साथ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट एरिया नाउ, दैट इज सेक्शन नंबर 34 टिल सेक्शन नंबर 38। देखो 34 से लेके 38 तक का जो एरिया है, it is not only important as far as the prelims are concerned, rather it is also important from the mains point of view। दोनों तरीके से सेक्शन नंबर 34, 35, 38 से रिलेटेड जो सवाल है 35, 6 एक्सेट्रा से वो पूछे जाते हैं। So we have to understand that what kind of questions can come in the examination। ठीक है, उन पे आते हैं। देखो any one of you, मैं कुछ एक सवाल यहाँ पे रेज करूंगा, यू पीपल प्लीज टेल मी द आंसर। ठीक है, ये आपके पास कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे यस और नो करके जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका आंसर जो आपको लगता है होना चाहिए वो दीजिए। सेक्शन 34 क्या एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है या रूल ऑफ एविडेंस है? यस, इस सेक्शन 34 इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस और इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है, सो मेरे पास रूल ऑफ एविडेंस जो है वो ज्यादातर लोग दे रहे हैं। Why it is considered to be a rule of evidence and why it is not a substantive offense? तो इसके पीछे की जो रीजनिंग है वो ये देखो, सब्सटेंटिव ऑफेंस हम उस चीज को कहते हैं जिस चीज के लिए आईपीसी में पनिशमेंट मेंशन है। ठीक है, एनी ऑफेंस which is punishable under IPC that will be called to be a substantive offense। सेक्शन 34 का अपने आप में कोई पनिशमेंट मेंशन बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि सेक्शन 34 का अपना कोई पनिशमेंट नहीं है, तो सेक्शन 34 एक व्यक्ति के एक्ट के लिए दूसरे व्यक्ति को लायबल करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी द रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पे लिख लेना दैट सेक्शन 34 इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस एंड इट डज नॉट क्रिएट्स अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। लिख लेना, क्योंकि कॉपी में तो हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको आता हो चाहे ना आता हो, डजंट मैटर, यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, सेक्शन 34 is only a rule of evidence and it is not a substantive offense। नंबर 2, सेकंड जो सवाल है कि क्या सेक्शन 34 की एप्लीकेशन के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं क्या उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है? यस और नो करके जवाब देंगे। ठीक है, इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्संस इज रिक्वायर्ड और नॉट? यस, is the participation of the persons is required or not? कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए क्या पार्टिसिपेशन जरूरी है? देखो कुछ एक लोग यस कह रहे हैं, कुछ एक लोग नो कह रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग जो नो कह रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से एक चीज दिमाग में डाल के नो कह रहे हैं दैट बरिंदर कुमार घोष का जो केस था, ठीक है, दैट ओल्ड केस, तो उस केस में ये कहा गया था एंड अ पर्सन हु स्टैंड्स एंड वेट शुड आल्सो बी लायबल। यही कहते हैं ना, दैट अ पर्सन हु स्टैंड्स एंड वेट्स इज आल्सो लायबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 34 ऑफ आईपीसी। लेकिन देखो दो चीजें समझनी है, जितने भी लोग नो कह रहे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए खासकर कह रहा हूं। देखो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है
उसकी जब हम बात करते हैं तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड, बट जैसे सुष्मिता कह रही है एक्टिव इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो दो चीजें समझना, पार्टिसिपेशन दो तरीके से हो सकता है, वन इज द फिजिकल पार्टिसिपेशन, वन इज द मेंटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, व्हेन यू आर फिजिकली पार्टिसिपेटिंग और यू आर मेंटली पार्टिसिपेटिंग, योर पार्टिसिपेशन इज एक्टिव, your participation is active because ultimately somewhere you are having that criminal behavior. Section number 34 na, section number 34, just hold on. या देखो सेक्शन नंबर 34 कहीं पे ऑफेंस वर्ड यूज नहीं करता है, कहीं नहीं कहता। सेक्शन नंबर 34 वर्ड यूज करता है क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट। नाउ क्रिमिनल एक्ट से हम क्या समझते हैं कि जितने भी लोग हम सेक्शन 34 के अकॉर्डिंगली जिनकी लाइबिलिटी कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल पे जिनकी लाइबिलिटी को बना रहे हैं, दोज पर्संस हैव अ क्रिमिनल बिहेवियर, नंबर 1। ठीक है, तो क्रिमिनल बिहेवियर है सभी लोगों का। दूसरी चीज, सेक्शन 34 का अगर आप ऑल टुगेदर कंप्लीट ओवरव्यू लें तो वहां पे लिखा गया है दैट देयर इज द ओवर्ट एक्ट, ओवर्ट एक्ट। अब ओवर्ट एक्ट से जो पार्टिसिपेशन वर्ड है ना उसे समझा जाएगा, पार्टिसिपेशन। सेक्शन 34 के रूल ऑफ एविडेंस के अंदर जब हम पे किसी भी व्यक्ति को इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली लायबल करवाते हैं तो हमें ये मेंशन करना जरूरी है कि उस व्यक्ति का पार्टिसिपेशन था। और जनरली जो सवाल पूछा जाता है कि क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन सेक्शन 34 के लिए जरूरी है, द आंसर इज यस, इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन जो लोग नो कह रहे हैं ना, मैं उस पर आता हूं। देखो, आप पार्टिसिपेशन दो तरीके से कर रहे हैं, आइदर यू आर सिटिंग आइडल, आप वहां पे बेकार बैठे हैं लेकिन मेंटली यू आर इन्वॉल्व। ठीक है, मेंटली आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और दूसरा है कि आप फिजिकली कुछ कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग फिजिकली। चाहे आप बेकार बैठे हो लेकिन मेंटली आप इन्वॉल्व हैं, या फिर आप फिजिकली कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, दोनों में ही आपकी एक्टिवनेस जो है ना, मेंटल एक्टिवनेस, वो दिख जाती है। सो सेक्शन 34 के बेसिस पे कभी भी अगर सवाल आता है दैट इज पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड, द आंसर शुड बी यस, पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं यहीं से चलो कुछ एक सवालों पे आते हैं। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस ओवर हियर। देखो, पहला सवाल है ग्रुप लायबिलिटी। मेरे ख्याल से आप लोग समझते हैं ग्रुप लायबिलिटी वो चीज है जहां पे एक या एक से ज्यादा लोगों ने किसी ऑफेंस को करने के लिए पार्टिसिपेशन किया है और सभी लोग जो हैं उस चीज के लिए लायबल होते हैं, तो दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप लायबिलिटी। सुष्मिता का एक सवाल है दैट फिजिकल प्रेजेंस ऑन द स्पॉट इज रिक्वायर्ड और नॉट। ठीक है, तो देखो फिजिकल प्रेजेंस की जहां तक बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ना कुछ एक पुरानी जजमेंट्स है, उन जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उस टाइम पे जब वो जजमेंट्स आई थी तो उस टाइम पे टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस, वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा ये सब हमारे पास अवेलेबल नहीं होता था। तो उस टाइम पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था वो ये कि जब भी किसी व्यक्ति को कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल पे आप लायबल करते हैं तो वो व्यक्ति फिजिकली वहां पे मौजूद होना चाहिए। लेकिन एज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर देयर, as far as today this situation if comes, तो though it is not required। ठीक है, तो आज के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। लेकिन मैं चलो उसमें कुछ एक सवाल जो है along with the cases में डिस्कस करूंगा। ठीक है, नो इश्यूज इन दैट। चलिए, लेकिन कुछ एक सवाल चलो साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है दैट लॉ रिलेटिंग टू द ग्रुप लायबिलिटी हैज बीन डेल्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। इनमें से कौन से सेक्शंस हैं जिनमें ग्रुप लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है वो रखा गया है? पहला सेक्शन नंबर 34 से लेके 38 तक, दूसरा सेक्शन नंबर 120 कैपिटल ए, तीसरा 149, चौथा 396 और पांचवा है सेक्शन नंबर 460। बिना बेरेक्ट खोले, बिना बेरेक्ट खोले आप लोग जवाब देंगे इसमें से कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे ग्रुप लायबिलिटी के बेसिस पे लोगों की लायबिलिटी डिसाइड हो जाती है। यस, देखो सेक्शन नंबर 120 कैपिटल ए पे सबसे पहले बात करते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक से ज्यादा लोग हैं। कॉन्स्पिरेसी क्योंकि अपने आप में अ मेयर एग्रीमेंट विल मेक यू लायबल, तो 120 कैपिटल ए कहता है कि ग्रुप लायबिलिटी बनती है। 149 that is in pursuing a common object if any offense is committed by any member of the unlawful assembly।
अगर 5 से ज्यादा लोग थे, 5 से ज्यादा लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, सेक्शन नंबर 141 के अंदर आईपीसी में मेंशन्ड है, तो उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करते समय अगर किसी भी मेंबर से, अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर से अगर ऑफेंस हो जाता है तो सारे के सारे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स उस ऑफेंस के लिए लायबल हो जाते हैं। 149 कहता है ग्रुप लायबिलिटी अप्लाई होती है। नेक्स्ट वन है सेक्शन नंबर 396, दैट इज डेक्वाइटी विद मर्डर। अगर डेक्वाइटी हो रही है, डेक्वाइटी में अगेन 5 लोग कम से कम इन्वॉल्व होंगे, तो 396 भी ग्रुप लायबिलिटी की बात करता है। सेक्शन नंबर 34 से लेकर 38 वाले प्रिंसिपल पे आते हैं। देखो 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, लेकिन ये पूरा कह रहा है ना 35 से लेकर 38, तो अगर मैं कहूं तो 34 जो है हमारा कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल की बात करता है, 35 हमारा सिमिलर इंटेंशंस की बात करता है, 36 जो है वो पार्टली बाय एक्ट पार्टली बाय ओमिशन की बात कर रहा है, 37 जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने कुछ एक ओमिशंस की हैं उसकी लायबिलिटी की बात करेगा, और 38 भी समहाउ इसी से रिलेट करता है। सो अगेन 34 से 38 भी ग्रुप लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। लास्ट में आपका बचा सेक्शन नंबर 460। देखो ये 4 जो पहले के 4 ऑफेंसेस है ना, ये तो जनरली हम लोग क्योंकि ऑल टुगेदर बार बार पढ़ते हैं तो ये हमारे ध्यान में रहते हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 460 ऐसा सेक्शन है जो हम कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 460 ये कहता है कि जब एक से ज्यादा लोग जो है ना वो किसी घर में रात के समय हाउस ब्रेकिंग कर जाते हैं, तो सभी लोग जो है 460 के अकॉर्डिंगली लायबल होते हैं। एक बार सेक्शन नंबर 460 आप लोग बेरेक्ट में निकालें ताकि ये याद रहे आपको आने वाले समय में। सेक्शन नंबर 460 जस्ट टेक इट। देखो कह रहा है ऑल पर्संस जॉइंटली कंसर्न्ड इन ल्यूकरिंग हाउस ट्रेसपास। ल्यूकरिंग हाउस ट्रेसपास मतलब छुप के घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और पनिशेबल विद डेथ ग्रीवियस हर्ट caused by any one of them। तो एक भी व्यक्ति अगर कुछ करता है, so the liability will be of every person। ठीक है, अब लाइबिलिटी कितनी है, दैट इज ये नीचे लिखा है, द पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच कैन एक्सटेंड अप टू 10 years एटसेट्रा। सो दिस इज द पर्टिकुलर offense which is also related to the issue of group liability। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर जितने भी ये सिचुएशंस रखी गई हैं सारी ही ग्रुप लाइबिलिटी की बात करती हैं। सो ऑप्शंस पे आते हैं। देखो हिमाचल में ना ऐसे सवाल बहुत आएंगे, स्पेशली एचपी में जब क्रिमिनल लॉ का हम पेपर देखते हैं। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है? यस एनीवन? ठीक है, सो देखो पहला कह रहा है 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो 1 and 3 आर करेक्ट, सॉरी। तो अब ये वाले 2 सेक्शंस तो कहते हैं 120 कैपिटल भी ग्रुप लाइबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए, 4th भी होना चाहिए, 5th भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट विल बी आंसर बी। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो अब देखो ये एक क्वेश्चन है, आप लोग मेरे ख्याल से इसका जवाब बहुत इजीली दे देंगे। क्वेश्चन है which case is known as a postmaster case? Which case is known as a postmaster case? ऑप्शन में हमारे पास है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, दूसरा ऑप्शन है कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, थर्ड ऑप्शन है जुम्मन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एंड फोर्थ ऑप्शन है बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। क्या आंसर है? यस, मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले ही जवाब दे दिया होगा। ठीक है, मोनिका इज सेइंग ए। मोनिका फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप क्या है इस सवाल में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, और महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर जो है वो पोस्ट मास्टर केस नहीं है। पोस्ट मास्टर केस जो है वो हमारा ये वाला है, बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। देखो ये 4 के 4 केसेस ना आपके कॉमन इंटेंशंस के प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं। कृपाल सिंह का केस हो, जुम्मन का केस हो, महबूब शाह का सिमिलर इंटेंशंस रिलेट करेगा, और बरिंदर कुमार घोष का पोस्ट मास्टर केस है। पोस्ट मास्टर केसेस को इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये कुछ एक लोग ऑफेंडर्स होते हैं, जो एक्यूज लोग थे, वो एक पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके ऑफेंस कमिट करने लगते हैं। तो एक जो पोस्ट मास्टर था यहाँ पे,
उसने इन लोगों को जब रिस्ट्रेन करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, तो these persons killed this postmaster and thereafter they ran away। तो इसलिए ये पोस्टमास्टर केस का यहाँ पे वर्ड जो है वो यूज किया जा रहा है। अब यहाँ से देखो ना, दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि जैसे चार ऐसे केसेस यहाँ पे रखे गए हैं जिसमें से दो केस तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आप लोगों ने जैसे एडीए का पेपर दिया होगा अगर, तो पहला ही केस क्रिमिनल लॉ में महबूब शाह वर्सेस एम्परर का था। एज इट इज कंप्लीट फैक्ट्स ऑफ महबूब शाह वर्सेस एम्परर वर देयर, बट स्टिल बहुत सारे लोगों ने केस के फैक्ट्स को अप्रिशिएट करने की बजाय अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, और काफी लोगों का जो आंसर है वो गलत भी हुआ उसमें। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग कहते रहे कि सर हमने वहां पे मर्डर के लिए लायबल कर दिया एटसेट्रा एंड सो ऑन, लेकिन आपने महबूब शाह वर्सेस एम्परर का अगर जजमेंट ठीक से पढ़ा होता तो सेम वही फैक्ट सिचुएशन में रखे गए थे। तो अब देखो ना, यहाँ पे हिमाचल में एक ट्रेंड है कि जैसे इस तरह के अगर सिचुएशंस जो है ना वो पूछी जाती है कि फलाना केस है वो किससे रिलेटेड है, तो ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया कि आपको ऐसा सवाल आ सकता है। बट इसके साथ साथ एक और जो चीज है जो हिमाचल में देखी जाती है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बरिंदर कुमार घोष के केस में जजेस कितने थे। ठीक है, हाउ मेनी जजेस वर देयर, जजमेंट किसने डिलीवर किया है, ये सवाल पूछ लेंगे। महबूब शाह का केस किसने डिलीवर किया, कौन कौन से जजेस थे। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन हिमाचल। लास्ट ईयर के अगर आप पेपर देखिए 2019 का 2018 का, तो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए। तो मैं यहीं पे आप लोग क्योंकि अभी सेक्शन नंबर 34 पे डिस्कशंस कर रहे हैं ना, एंड आई होप द पॉइंटर्स आर बीइंग जॉटेड डाउन बाय यू पीपल, वो लिख रहे होंगे आप लोग। तो जैसे बरिंदर कुमार लिखते जाना, बरिंदर कुमार घोष का जो केस है दैट इज एम्परर वर्सेस, जो पूरा साइटेशन है वो इस तरह से, एम्परर वर्सेस बरिंदर कुमार घोष। अब इस केस के कुछ एक इंसिडेंटल चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। नंबर वन, कि ये केस किसका है, प्रिवी काउंसिल का है या किसी और कोर्ट का है। तो ये केस जो है हमारा बरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर वर्सेस बरिंदर कुमार घोष, ये 1924 का बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है। ठीक है, बॉम्बे कोर्ट का। और इसके साथ साथ इसमें जो जजेस थे, जजेस का नाम आप लोग लिख लें, इट इज जस्टिस एटकिंसन, जस्टिस एटकिंसन, द अदर वन इज जस्टिस समनर, SUMNER, एंड द थर्ड वन इज जस्टिस H। ठीक है, ये तीन लोग, 3 जजेस बेंच ने जजमेंट दिया था, और जो जजमेंट डिलीवर किया था दैट जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय जस्टिस समनर। ठीक है, तो ये मार्क कर लेना, ये लास्ट ईयर में पूछा भी गया और ये स्वाभाविक है, हिमाचल में ऐसे सवाल जो है वो आते हैं। ठीक है, जस्टिस समनर हैज डिलीवर्ड द जजमेंट। ठीक है, हैज डिलीवर्ड द जजमेंट। और इसी से बरिंदर कुमार घोष से एक और सिचुएशन जो रिलेट कर जाती है वो ये कि कोर्ट ने इस केस में क्या फ्रेज दिया था। तो यहाँ पे जो फ्रेज दिया गया था वो ये था दैट one who stands and wait is also liable। ठीक है, one who stands and wait is also liable। चलिए, सो इसके साथ साथ अगले ये जो महबूब शाह का केस है इस पे भी आएंगे। लेट अस कम टू सेक्शन नंबर 35 thereafter we'll discuss। ठीक है, देखो आपने जैसे सवाल पढ़ा ना, मैंने देखा कि जैसे आपने सवाल पढ़ा, अब आपने महबूब शाह का केस भी पढ़ा हुआ है और बरिंदर कुमार घोष वाला केस भी आपने देखा है, तो आपको इमीडिएटली जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो हमें ये लगता है कि बस जो पहला सवाल ऑप्शन दिया गया यही आंसर होगा, लेकिन वी हैव टू गो फॉर ऑल द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन। कभी कभी हमारा जो माइंड है ना वो गलती कर जाता है, और ये गलती जो है इसको करने नहीं देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मार्क द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। देखो सवालों में ये चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर लिखा क्या है, इनकरेक्ट चीज को हमने यहाँ पे मार्क करना है। लिखा है सेक्शन 34 इज एक्सप्लेनेटरी क्लॉज which creates no specific offense। सेक्शन 34 is an explanatory clause which creates a no specific offense। तो हमें लगता है ये जो चीज लिखी है ये करेक्ट है, तो साइड पे लिख देना ये तो ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा है, सेक्शन 149 creates a specific offense in the membership of the unlawful assembly itself। ये भी ठीक है। सेक्शन 149 कहता है एक स्पेसिफिक ऑफेंस है, उसकी पनिशमेंट है, और जो भी लोग अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हैं एवरी पर्सन इज लायबल। तीसरा कह रहा है सेक्शन 34 डील्स विद द कॉमन इंटेंशन एंड 149 डील्स विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। ये भी ठीक है, इसको भी करेक्ट लिख लो। और डी ऑप्शन कह रहा है दैट 149 रिक्वायर्स सम ओवर्ट एक्ट टू बी डन।
149 requires some over act to be done, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सेक्शन 149 में लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, लोगों के द्वारा कोई एक्ट जरूरी नहीं है, व्यक्ति सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ मेंबरशिप तक है, उसे आगे उसने शायद कुछ ना किया हो, एंड दिस थिंग विल मेक द पर्सन लायबल अंडर सेक्शन 149। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ऑप्शन नंबर डी, ये हमें इनकरेक्ट लगता है, ठीक है, तो आपने इसे मार्क करना है, ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखो हम लोग मेंस में ना कभी कभी लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में गलतियां करते हैं, ठीक है, सो ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको तो इम्प्रूव करना ही है, वही हम लोग करने यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। जो अगला जो सवाल है वो हार्बर एटसेट्रा से रिलेट करेगा, तो उस पर बाद में आते हैं। लेट अस डू विद सम अदर प्रोविजन, जैसे हम बेयर एक्ट को भी फॉलो कर ही रहे हैं, तो व्हाटएवर द इंपॉर्टेंट एरियाज टू बी कवर्ड विद दिस, उस पे आ जाते हैं। देखो कॉमन इंटेंशन के ऊपर एक तो हमारा बेसिक जो केस है दैट इज बरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर वर्सेस बरिंदर कुमार घोष का जो केस था, ये कॉमन इंटेंशन पे बेसिक सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन देखो ना ये तो सभी को आता है, तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि अनिल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड किससे रिलेट करेगा, तो अनिल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड जो है इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 34, ठीक है, अनिल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड इट इज रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 34, और यहाँ पे अनिल शर्मा में जो मेन पॉइंटर था उसको आप लिख लें, राइट नाउ दैट सेक्शन 34 लिखते जाएंगे, सेक्शन 34 is applicable, section 34 is applicable even if no injury, section 34 is applicable even if no injury has been caused by a particular person, कि अगर एक व्यक्ति ने कोई भी इंजरी कॉज नहीं की है तब भी उसको 34 के अकॉर्डिंगली हम ऑफेंस के लिए लायबल कर सकते हैं। नो इंजरी हैज बीन कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके साथ साथ एक और केस है जिसमें जो व्यू पॉइंट था वो सेम ही है जैसा अनिल शर्मा में था, दैट इज चमन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, चमन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। ये आज के टाइम पे उत्तराखंड है, लेकिन जब जजमेंट आया था तो 2009 का जजमेंट है, तो उस टाइम पे ये उत्तरांचल हुआ करता था। तो सेम यही पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप 34 के अकॉर्डिंगली उसको लायबल कर रहे हो उस व्यक्ति ने कोई इंजरी कॉज करी हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये जो जजमेंट्स में यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ ना, देखो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे मान लो कोई हिमाचल वाले तो ऐसा खासकर बहुत ज्यादा करते हैं कि झारखंड का पेपर हुआ मान लो, तो झारखंड के क्वेश्चन पेपर से 4-5 सवाल उठा के एचपीजीएस में डाल देंगे, ठीक है। तो हमने जितने भी केस लॉज हम यहाँ पे रेफर करेंगे ना, ये वही केसेस हैं जो किसी समय पे किसी एग्जाम में अलग अलग स्टेट्स में जो है वो पूछे गए। सारे केसेस देखो ना, हम कमेंट्री यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करेंगे, हमें ये देखना है कि स्ट्रेटेजिकल प्रिपरेशंस के लिए किस तरीके से सवाल बनाए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जैसे उत्तराखंड का पेपर है तो यूपी में ऐसे सवाल पूछ लेंगे, झारखंड का पेपर हुआ था तो हिमाचल के 2015 के एग्जाम में झारखंड के बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, तो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारा केस है दैट इज रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 35, और केस का नाम है दैट इज महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। अब ये जो केस है हमारा 1945 का है, नंबर 1 ये पूछ लेते हैं कि महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस कब पास हुआ था, तो 1945 में। दूसरा सवाल, किसने ये जजमेंट दिया, प्रिवी काउंसिल ने, पीसी लिखेंगे, प्रिवी काउंसिल। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के केस में जजेस कौन थे, तो जजेस का नाम लिखेंगे दैट इज माधवन नैयर, NAIR, Madhavan Nair justice. The other one is Thankerton, 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 and the other one is JBEAUMONT, J Beaumont, MONT,
BEAUMO, ओ नहीं आएगा, MO, दोबारा से लिख देता हूँ, इट इज BEAUMONT, ब्योमॉन्ट, जस्टिस ब्योमॉन्ट। अब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना HPGS का, तो वहां पे एक सवाल पूछा गया था कि महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के केस में जजमेंट जब डिलीवर हुआ तो उसमें से इंडियन जज कौन था, तो उसमें ना 3-4 लोगों के इंडियन जजेस के नाम दे दिए, तो बच्चे बस कंफ्यूज हुए। तो असली जो ऑप्शन था दैट वाज माधवन नैयर जस्टिस। अब माधवन नैयर जस्टिस जो है, इन्होंने ही महबूब शाह का केस जो था, वो जजमेंट जो था वो डिलीवर भी किया था। तो यहाँ पे लिख लेना दैट माधवन नैयर जस्टिस हैड डिलीवर्ड द जजमेंट ऑफ महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। ठीक है, जजमेंट के जो ऑथर है वो ये है। चलिए, सो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 1, आपको सवाल आ जाता है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस कौन से केस में दिया गया, तो महबूब शाह का ही केस है। तो यहीं पे नीचे लिख लेना दैट डिफरेंस बिटवीन, लिखते जाइएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर या सेम, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर या सेम इंटेंशन वाज गिवन बाय इन दिस केस। ठीक है, और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है दैट इज कॉमन इंटेंशन को समझने के लिए पार्टीज का कंडक्ट देखा जाता है। तो लिखते जाना दैट कॉमन इंटेंशन इज टू बी inferred, common intention is to be inferred from the conduct of the person, from conduct of the persons। ठीक है, जैसे इस केस में महबूब शाह के केस के अगर ब्रीफ में आपके सामने फैक्ट्स रखूं तो ये कुछ इस तरह से थे। जैसे एक व्यक्ति है, मान लो मिस्टर ए, ठीक है, ये खेतों में गया था और वहां से ना घास इकट्ठा करने गया, तो इसको एक्स और वाई ने जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया कि आप जो है यहाँ से घास नहीं ले सकते। तो जब ए घास लेके वापस आ रहा था तो एक्स और वाई ने जो है ए की पिटाई करना शुरू कर दिया, और उसी टाइम पे ए ने जब चिल्लाया तो यहाँ से दूसरी ही खेत में इसके जो अंकल लोग थे वो वहां पे काम कर रहे थे कल्टीवेशन का, तो पी और क्यू क्योंकि खेत में थे तो उस टाइम पे अपने अपने जो गन्स थी, जो राइफल्स थी, वो साथ में लोग रखते थे। तो ये जैसे ही आए, इन्होंने देखा कि इनके भांजे की पिटाई हो रही है, तो पी ने एक्स के ऊपर फायर किया और एक्स मर गई, ही डाइज। क्यू ने वाई के ऊपर फायर किया लेकिन वाई जो है ये बच गया। ठीक है, और ये भाग गया यहां से। अब सवाल उठा कि पी और क्यू की लाइबिलिटी जो है वो इस तरह से होगी कि पी ने क्योंकि मर्डर किया है एक व्यक्ति का तो 302, क्यू ने दूसरे व्यक्ति को मारने की कोशिश करी तो 307, और दोनों ने एक साथ ये काम किया तो कोर्ट ने जब चार्जेस लगाने की बात हुई तो 34 साथ में चला लिया कि मतलब पी जो है वो 302 के लिए लायबल है और 307 के लिए रेड विथ 34 लायबल होगा, और क्यू जो है 307 के लिए एक्चुअल ऑफेंस इसने किया और 302 रेड विथ 34 जो है उसके लिए भी लायबल है। तो कोर्ट में अब ये व्यू पॉइंट रखा गया कि सर यहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं दिखती है। कॉमन इंटेंशन क्यों नहीं दिखती? बिकॉज कॉमन इंटेंशन को देखने का जो आपका टेस्ट है वो जो एक्यूज लोग थे क्या एक दूसरे के म्यूचुअल रिप्रेजेंटेटिव लगते हैं या नहीं, म्यूचुअल एजेंट लगते हैं या नहीं, क्या एक दूसरे के लिए काम हो रहा है या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि जब पी ने एक्स को गोली मारी और क्यू ने वाई को गोली मारी और वाई भाग गया, तो वाई को मारने के लिए पी ने तो फायर नहीं किया, और अगर पी ने फायर नहीं किया तो दोनों का कंडक्ट जो है वो कॉमन इंटेंशन के बेसिस को नहीं दर्शाता है। एंड दैट इज व्हाई इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि दोनों की इंटेंशन सिमिलर दिखती हैं, सिमिलर दिखती हैं। पी एक्स को मानना चाहता है, क्यू वाई को मानना चाहता है, सिमिलर है, लेकिन दोनों का इंटेंशन कॉमन नहीं माना जाएगा बिकॉज कंडक्ट जो है ना वो म्यूचुअल एजेंसी को नहीं दिखा रहा है। एंड दैट इज व्हाई कोर्ट ने एक डिफरेंशिया क्रिएट किया महबूब शाह के केस में, दैट व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। और दूसरा जो प्रिंसिपल रखा दैट इज कि कॉमन इंटेंशन को देखने के लिए पार्टीज का कंडक्ट जो है उसे देखा जाएगा। इसके साथ साथ कृपाल सिंह का केस मैंने जैसे भी आपको बताया, अगेन इट इज रिलेटेड विद द कॉमन इंटेंशन प्रिंसिपल। ठीक है, अभी जैसे सुष्मिता का एक सवाल था कि क्या ऑन द स्पॉट व्यक्ति की प्रेजेंस होना जरूरी है या नहीं। तो देखो मैंने जैसे कहा ना कि आज के टाइम पे अगर ऐसे केसेस आते हैं तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एक बहुत पुराना केस है हमारा 1960 का केस का नाम है जेएम देसाई। केस को लिख लो क्योंकि देखो ना हमें एग्जाम हिट करना है, हमारी अपनी जो उसको एप्रिशिएट करने की जो
पावर है, जो किस तरीके से हम फैक्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। बिकॉज एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में जो आपने चीजों को मार्क किया है आंसर शीट में, उसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट करेगा। हम क्या सोचते हैं दैट इज नॉट मटेरियल। तो जीएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जीएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट फिजिकल प्रेजेंस, लिख लेना, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड इज नेसेसरी, physical presence of accused is necessary for the application of, physical presence of the accused is necessary for the application of section 34, is necessary for the application of section 34। तो आपको सवाल ऐसा आ जाता है कि it is necessary, physical presence is necessary for the application of 34, ये कौन से केस में कहा गया? तो जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे को आप सीधा सीधा मार्क करेंगे, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 34 और 149 में आप लोग देखो ना, सभी जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सेक्शन 34 दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन और सेक्शन नंबर 149 दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिफरेंसेस हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, दैट राइट अ शॉर्ट नोट या फिर राइट अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यहीं से एक केस लॉ है दैट इज नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट 1953 का है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में कोर्ट ने कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो दिखाए, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है एक्चुअली कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में। सो नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जो इंपॉर्टेंस है वो ये दैट इट विल टेल यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। आपको कभी भी डिफरेंस लिखने को आ जाए, ठीक है, हिमाचल में होता है ना कि जैसे आप एचपीजीएस मेंस के जब पेपर दोगे ना इन फ्यूचर विद गॉड ग्रेस, तो जो लास्ट का क्वेश्चन होता है जो आईपीसी से रिलेट करता है, उस क्वेश्चन में आपको डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, मतलब 5-7 डिफरेंसेस पूछ लेंगे एग्जामिनर आपको। अब वो 5-7 डिफरेंसेस देखो ना, लगते तो बहुत इजी है, जैसे कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस पूछ लिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में से अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस पूछ लिया, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का डिफरेंस पूछ लिया, ग्रीवियस हर्ट का पूछ सकते हैं, एटसेट्रा। बाइगैमी और एडल्ट्री में पूछ लेते थे पहले, अब तो एडल्ट्री चलो डिक्रिमिनलाइज हो गया है तो नहीं पूछते, लेकिन अब ये डिफरेंसेस 5-5 नंबर में आपने पूछने हैं। तो आपको देखो ना, डिफरेंस तो सभी लोग लिख लेंगे, बट हाउ यू आर मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी भी डिफरेंस को डिनोट करने से पहले छोटा सा एक लाइन में अगर ये लिखते हैं दैट कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंशिएटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1953, और उसके बाद जो आपने 4-5 पॉइंटर्स देने हैं जल्दी से देके आप क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। तो दैट विल मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया, अब जो आगे का हमारा एरिया है सेक्शन नंबर 34 एंड 35 वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, ठीक है। 35 सिमिलर इंटेंशंस, 34 कॉमन इंटेंशंस की बात करता है। अब इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 36 और 37, 36 एंड 37। 36 बात करता है कि एक व्यक्ति ने पार्टली कुछ एक्ट किया और पार्टली कुछ ऑमिट किया, और दोनों का ही जो कॉन्सिक्वेंस निकला वो एक ऑफेंस था, ठीक है, दोनों का ही कॉन्सिक्वेंस एक ऑफेंस निकला। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को बहुत समय तक खाना नहीं दिया, ठीक है, सो बिकॉज दैट पर्सन इज लीगली बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ एंड ही इज नॉट डूइंग इट, सो दैट विल बी एन इलीगल ओमिशन, नंबर 1। और साथ में उसने थोड़ी बहुत पिटाई भी करी। तो थोड़ी बहुत पिटाई जब मैंने वर्ड यूज किया ना, तो इसका मतलब द इंजरीज व्हिच दैट पर्सन इज गिविंग टू हिज वाइफ आर नॉट सफिशिएंट टू कॉज द डेथ, ठीक है, क्योंकि मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के लिए जरूरी है दैट इंजरी मस्ट बी सफिशिएंट और इज लाइकली टू कॉज डेथ। लेकिन अगर इंजरी इज नाइदर लाइकली टू कॉज डेथ, नाइदर इट इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ, तो मर्डर तो नहीं बनेगा, नाइदर कल्पेबल होमिसाइड बनेगा। लेकिन क्योंकि वहां पे उसने इलीगल ओमिशन भी किया है, तो अगर इलीगल ओमिशन भी साथ में किया है तो सेक्शन नंबर 36 आपका जो है वो बीच में आ जाता है। लेट अस गो फॉर सेक्शन नंबर 36। इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन।
सेक्शन नंबर 36 आई एम रीडिंग द इलस्ट्रेशन फर्स्टली। लिखा है दैट ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ। अब जेड की डेथ उसने करी कैसे? पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड, आधा एक तो उसने खाना देना बंद कर दिया, एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। ए हैज कमिटेड मर्डर, ठीक है, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ एक्ट एंड ओमिशन इज एन ऑफेंस। जो इफेक्ट उसने कॉज किया वो एक अपराध, ठीक है ना। whenever causing a certain effect or attempt to cause an effect by an act or by omission is an offense, it is to be understood that causing of that effect partly by an act and partly by omission is the same offense। तो आधा आधा भी अगर वो कर रहा है ना, आधा एक्ट किया आधा ओमिशन किया, तो वो एक ही अपराध माना जाता है, सेम ऑफेंस माना जाता है। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 37 जो कॉपरेशन की बात कर रहा है, कॉपरेशन, सेक्शन नंबर 37 टॉक्स अबाउट कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब दो लोगों ने आपस में सहयोग दिया और उसके बाद कुछ ऑफेंस होता है। तो बड़ा इजी से इलस्ट्रेशंस हैं। इलस्ट्रेशन देखो मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी, इलस्ट्रेशन की ही मैं यहाँ पे रेफरेंस लूंगा। ए और बी एक जेल में जेलर है, ठीक है। एक इनमेट है जेल में, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। तो जब ड्यूटी आवर्स 12 घंटे मान लो ए ड्यूटी करता है, तो अपने 12 घंटे की ड्यूटी में एक्स को जो फूड है वो सप्लाई नहीं हो रहा है। उसके बाद जब बी आया, बी ने भी 12 घंटे की अपनी नौकरी जब करी, तो उस टाइम पे ए को जो है फूड नहीं दिया, एंड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूख के कारण से, बिकॉज ऑफ हंगर दैट पर्सन डाइज, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम दोनों के आइसोलेटेड एक्ट्स देखें तो ये तो 12-12 घंटे ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का कॉपरेशन अगर हमें दिख जाए तो दोनों की ज्वाइंट लायबिलिटी जो है वो बन सकती है सेक्शन नंबर 37 के अकॉर्डिंग। आई एम रीडिंग इट। सेक्शन नंबर 37 कह रहा है व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperates, जानबूझ के अगर कोई व्यक्ति सहयोग करता है, intentionally cooperates in the commission of the offense by doing any one of those acts, कुछ भी अगर वो काम कर रहा है either singly or jointly with any other person, ठीक है, commits the offense। तो इसके जो दोनों इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस आप लोगों ने पढ़ने हैं, वैसे तो मैंने एक इलस्ट्रेशन करवा दिया, एक आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो इलस्ट्रेशन का क्रक्स है वो यहीं पे कॉपी पे अगर जगह है तो वहां पे उसको थोड़ा सा रख लेना, ताकि आप इलस्ट्रेशन में 3 इलस्ट्रेशन है यहाँ पे ना, तीनों का अलग अलग मीनिंग है, तो उसको उस तरीके से समझना है। जस्ट देखो, एक तो ये वाला इलस्ट्रेशन जो है ना, ये हमने डिस्कस किया जेलर वाला, ठीक है। इसी के साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर ए और इलस्ट्रेशन नंबर सी, इनको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं चलो पढ़ ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अस गो फॉर दिस। लिखा है ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली और एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन। ए और बी ने जेड को मारना है और कहा कि अलग अलग थोड़ा थोड़ा पॉइजन जो है इसको देते रहेंगे। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, Z dies from the effect of several doses of poison so administered। तो जो इसको पूरा का पूरा पॉइजन की जो डोजेस मिली उसके कारण से उसकी डेथ हो जाती है। लिखा है A and B intentionally cooperate in the commission of the murder as each of them does an act by which the death is caused, they both are guilty of the offense though their act are separate। दोनों अलग अलग समय पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि intentionally cooperate कर रहे हैं तो दोनों ही मर्डर के लिए सेक्शन 302 रेड विद 37 लायबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर सी भी देख लो। ए अ जेलर हैज द चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर। ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ इंटेंशनली ओमिट्स टू सप्लाई फूड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूस्ड टू स्ट्रेंथ। खाना ना खाने के कारण से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, बट स्टारवेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ए इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ए को नौकरी से निकाल दिया। बी बाद में आता है विदाउट कोल्यूजन और कॉपरेशन विद ए और बी का कोई मिली भगत नहीं है, इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई फूड टू जेड, ठीक है। अब देखो, ए जो जेलर था इसने इस इनमेट को, मिस्टर जेड को खाना नहीं दिया। जेड जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया खाना ना खाने के कारण से, उसके बाद ए को जो है नौकरी से निकाल दिया। बाद में बी आया, बी ने भी जेड को खाना देना बंद कर दिया, ठीक है, जिसके कारण से जेड की डेथ हुई। सो ए जो है, क्या उसने मर्डर किया? द आंसर इज नो। ए विल बी लायबल फॉर अटेम्प्ट, ए विल बी लायबल फॉर अटेम्प्ट, क्योंकि उसको तो ऑफिस से डिसमिस कर दिया।
और क्योंकि ए और बी का आपस में कोई कॉपरेशन नहीं है, कोई कॉल्यूजन नहीं है, कोई मिलीभगत नहीं है, तो एक दूसरे के एक्ट के लिए ये लायबल नहीं हो सकते, और इसीलिए बी के ऊपर जो चार्ज लगेगा वो मर्डर का होगा, और ए के ऊपर जो चार्ज लगेगा वो 307 दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर का होगा। आगे पढ़ते हैं। दैट without collusion or cooperation with A, illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause his death, Z dies of hunger. B is guilty for murder. ठीक है, B जो है वो मर्डर के लिए लायबल, but as A did not cooperate, A is guilty only for the attempt to commit murder. ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब आपने दोनों सिचुएशंस देखी, इलस्ट्रेशन नंबर बी भी देखा, सी भी देखा, दोनों में एक जैसे फैक्ट्स रखे गए हैं। एक जैसे फैक्ट्स मतलब कि दोनों में ही जेलर की बात हो रही है, दोनों में ही प्रिजनर की बात हो रही है। तो अगर आपने सिर्फ एक इलस्ट्रेशन देखा और उसी इलस्ट्रेशन के बेसिस पे आपने जो है अपना माइंड फ्रेम कर लिया तो गलती हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो ये डिसाइड करता है कि दोनों लोग लायबल होंगे या नहीं? दैट इज इंटेंशनली यू आर कोऑपरेटिंग विद द अदर पर्सन और नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो, मैं एक छोटा सा सिचुएशन यहां पे ड्राफ्ट करके देता हूं। इस सिचुएशन में सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 35 और सेक्शन नंबर 38 को मैं यहां पे साथ में ला रहा हूं। सेक्शन नंबर 34, 35 एंड सेक्शन नंबर 38। और इसी के साथ साथ आपका ये जो एरिया है, इससे जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं। 34, 35 एंड 38 इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, कैसे पढ़ा जाएगा उस पे आते हैं। जैसे मान लो देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, इसकी बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनी है। ए और बी वो दो लोग हैं। ठीक है, एक व्यक्ति सी नाम का है, एक व्यक्ति डी नाम का है और एक व्यक्ति ई नाम का है। 5 लोग हैं। ठीक है, ए और बी ने एक दूसरे के साथ अपनी इंटेंशंस को शेयर किया और कहा कि हम एक्स को जो है मारेंगे। ठीक है, विल किल एक्स, मारेंगे। ठीक है, सी जो है ये भी एक्स को मारना चाहता है। ठीक है, सी ऑल्सो वॉन्ट टू किल एक्स। ये जो डी नाम का व्यक्ति है, ये इसको भी कोई बदला लेना है मान लो, तो ये भी इसे मारना चाहता है और ए भी इसे मारना चाहता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग इंसिडेंट्स को हम एक साथ कोरिलेट करेंगे सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द थिंग विल वर्क आउट। अब देखो, क्योंकि अब x जो है मान लीजिए किसी चौराहे पे खड़ा है, c x को मारने के लिए फायर करता है, गोली चलाता है, और कोइंसिडेंटली उसी समय a और b भी वहीं पे मौजूद थे, इन्होंने भी उसी टाइम फायर कर दिया। ठीक है, दे ऑल्सो फायर्ड। लेकिन इससे पहले की घटना पे आते हैं। तो पहले हुआ क्या कि जैसे मैंने कहा ना कि डी को एक्स से बदला लेना था, तो डी जो है एक्स के साथ लड़ाई कर रहा है और उस दौरान डी ने एक्स को थप्पड़ मारा। ठीक है, थप्पड़ मारा, और उसी दौरान ई भी मौके पे मौजूद है और ई ने एक्स को एक लाठी से फेस पे इंजरी कॉज करी। ठीक है, तो ये 4 इंसिडेंट्स हो रहे हैं एक साथ। एक्स इज द विक्टिम। डी के, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डी नाम के व्यक्ति के साथ एक्स का झगड़ा हो रहा है। ठीक है, डी ने एक्स को थप्पड़ मारा, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया। उसके बाद वहां पे ई भी खड़ा था। ई कहता है कि मैं भी अपना बदला ले लेता हूं। ई जाता है और ई एक्स को फेस पे एक लाठी ब्लो देता है, जिसके कारण से उसके फेस से खून निकलता है, इंजरी आ जाती है। और उसी टाइम सी अपनी तरफ से फायर कर रहा है, उसने एक्स को मारा, और ए और बी ने भी फायर किया और एक्स मर गया। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, एवरी पर्सन इज डूइंग एन इंडिविजुअल एक्ट। ठीक है, हर व्यक्ति अलग अलग चीज कर रहा है। जब हम लाइबिलिटी की बात करते हैं तो लाइबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? देखो, क्योंकि डी का कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, तो डी ने जो किया वो उसके लिए लायबल होगा, क्योंकि इसने सिंपल हर्ट कॉज किया है तो 323 लगा दो। मिस्टर ए ने लाठी से फेस पे इंजरी कॉज करी, मान लो वो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है तो 325 लगा लो। सी ने जो है फायर किया और ए और बी ने भी फायर किया। अब हमें नहीं पता कि इन लोगों के गोली चलाने से किस बुलेट इंजरी से एक्स की डेथ हुई, वी डोंट नो दिस। लेकिन सी का
और ए और बी का इंटेंशन जो है वो सिमिलर है, सिमिलर, ठीक है, तो ए और बी इनकी लाइबिलिटी तो बन जाएगी 302 रेड विद 34, क्योंकि कॉमन इंटेंशन था दोनों का, ये एक्स को मारना चाहते थे। सी नाम का जो व्यक्ति है उसका किसी के साथ इंटेंशन शेयर नहीं हुआ है, लेकिन उसकी इंटेंशन सिमिलर थी, वो भी एक्स को मारना चाहता था, लेकिन हमें नहीं पता कि सी के गोली चलाने से एक्स मरा है या ए और बी से मरा है। तो सी की क्योंकि इंटेंशन सिमिलर थी तो सी विल बी लायबल फॉर 302 रेड विद 35, ठीक है, सिमिलर इंटेंशन। और क्योंकि डी और ए नाम के लोगों ने अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्ट किया है, तो जो इन्होंने ऑफेंस किया है, डिफरेंट ऑफेंसेस व्हाटएवर दे हैव डन, दे विल बी लायबल फॉर दैट। तो ई जो है और डी जो है ये सिर्फ अपने अपने आइसोलेटेड एक्ट्स के लिए लायबल होंगे, और इनकी जो लाइबिलिटी हम डिफरेंट ऑफेंस के लिए बना रहे हैं वो बना रहे हैं सेक्शन नंबर 38 के अकॉर्डिंग, सेक्शन नंबर 30। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समझ में आया या नहीं आया तो बता दीजिए। यस एवरीवन? प्लीज रिपीट। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखो सुनते जाना, ठीक है। इसी सिचुएशन को दोबारा से क्रिएट करूंगा, सेम सिचुएशन। देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, इसकी बहुत सारे लोगों के साथ एनिमिटी है। मैं यहाँ पे कुछ एक लोग बना दिए मैंने, ए और बी बनाया, सी बनाया, डी और ई बनाया, ठीक है। कोइंसिडेंटली मान के चल रहा है ना, एक्चुअली ऐसा होगा या नहीं होगा हमें उसमें नहीं जाना, मान के चल रहा है कि ए जो है एक पर्टिकुलर डे पे एक्स के साथ अपना बदला लेना चाहता था। ई आता है, एक्स के साथ गाली गलौज होती है और ई एक्स को थप्पड़ मारता है, ठीक है, गिव्स अ स्लैप और वी कैन से अ फिस्ट ब्लो, ठीक है, मुक्का मारता है। अब इससे ज्यादा ई ने कुछ भी नहीं किया। अब क्योंकि ई ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया तो आप उसको किसी चीज के लिए लायबल नहीं कर सकते। इसके बाद डी देखता है कि यार एक्स जो है उसको ए पिटाई कर रहा है उसकी, और मुझे भी एक्स से बदला लेना है, तो डी जाता है यहां से एक लाठी उठाता है और जाके इसके मुंह पे मारता है जोर से, ठीक है, ही गिव अ लाठी ब्लो ऑन हिज फेस, जिसके कारण से मिस्टर एक्स को एक फेस पे इंजरी कॉज होती है, लेकिन दैट इंजरी इज नॉट सफिशिएंट और लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, वो सिर्फ एक ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में रहता है, ग्रीवियस हर्ट। क्या ई और डी का कॉमन इंटेंशन है? आप लोग बताइए, द आंसर इज नो। क्या सिमिलर इंटेंशन है? द आंसर इज नो। दोनों अपने अपने इंडिविजुअल एक्ट्स कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा कि जैसे सी नाम का व्यक्ति था, सी ने देखा कि आज मैं इसको गोली मार दूंगा, तो इसने अपनी रिवॉल्वर से एक्स के ऊपर फायर किया, और उसी टाइम ए और बी ने भी क्योंकि पहले से प्लानिंग कर रखी थी, तो ए ने भी एक्स के ऊपर फायर किया, दोनों ने सेम टाइम पे फायर किया, ऐसा समझो, सेम टाइम, और एक्स जिसके कारण उसे मर गया, ही डाइज। नाउ द सिचुएशन व्हिच कम्स इनटू पिक्चर, देखो हमारा केस क्या बनेगा? केस बनेगा स्टेट वर्सेस ए बी सी डी एंड ई, ये केस बनेगा, यस और नो, है ना। अब हम देखते हैं कि ए और बी का तो कॉमन इंटेंशन है, तो कॉमन इंटेंशन के अकॉर्डिंगली 302 रेड विद सेक्शन नंबर 34 हम इनको लायबल कर देंगे। सी नाम के व्यक्ति का कॉमन इंटेंशन किसी के साथ नहीं था, ठीक है, लेकिन सिमिलर इंटेंशन था, सेम इंटेंशन था, ये भी मारना चाहता था, तो इसकी लाइबिलिटी 35 के अकॉर्डिंगली बनेगी। बिकॉज हमें नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें नहीं पता कि ए की गोली से वो व्यक्ति मरा है या सी की गोली से मरा है, दोनों ने बुलेट फायर सेम टाइम पे किया, लेकिन डी जो है इसने तो सिंपल ग्रीवियस हर्ट कॉज किया ना, और ई ने सिंपल हर्ट कॉज किया, तो इनको आप मर्डर के लिए लायबल तो नहीं करोगे, बिकॉज नाइदर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन विल बी एप्लीकेबल, नाइदर द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर इंटेंशन विल बी एप्लीकेबल। तो ये जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे चले कि हमने डी और ई को इंडिपेंडेंट एक्ट्स के लिए लायबल किया है, ये हमें सेक्शन नंबर 38 बताता है। इज इट क्लियर? यस सुष्मिता? यस सर। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 38 पढ़ते हैं, लेट अस गो फॉर दैट, और उसके बाद वापस आते हैं। जस्ट सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। सर जैसे सेक्शन 34 की बात हम करते हैं, जो हमने मर्डर वाला एग्जांपल दिया ना आपने कि दोनों पर्सन पे 302 लगेगा, सर मेरा हमेशा डाउट रहता है कि जैसे हम पनिशमेंट की बात करेंगे तो दोनों पे फिर सेम पनिशमेंट होगी ना? नहीं देखो, ऐसा है कि जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर नहीं किया था मैंने, वैसे आपको समझा दिया है ना। चलो एनीहाउ, देखो पनिशमेंट्स की जहां तक बात है, हर ऑफेंस का पनिशमेंट का क्राइटेरिया जो है ना, दैट इज
to be seen according to the circumstances and according to the act which the person has done. अब जैसे मैं कहता हूँ कि A और B दो लोगों ने कॉमन इंटेंशन बनाया किसी को मारने का, A ने एक्चुअल ऑफेंस किया है और B ने एक्टिव पार्टिसिपेशन करी है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगा, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज जिस व्यक्ति का जो रोल है, जो सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली जिस तरीके से वो एक्शन ले रहा है, उसके बेसिस पे उसकी लाइबिलिटी डिसाइड होती है. लाइबिलिटी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फैक्ट एंड इशू, बिल्कुल अलग है. देखो ए और बी दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों की अपनी अलग अलग इंडिविजुअलिटीज हैं, अपनी अलग अलग वी कैन से फैमिलीज होंगी, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होंगे, डिपेंडेंसी होगी फैमिलीज के लोगों के ऊपर. तो जब भी कोर्ट सेंटेंस का ऑर्डर पास करता है, पनिशमेंट ऑर्डर पास करता है, तो कोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है. तो जो भी व्यक्ति जिसने एक्चुअल ऑफेंस किया होता है उसकी सजा दूसरे व्यक्ति से ज्यादा होती है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बराबर ही पनिशमेंट रहेगा. इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. सेंटेंस पास करने के लिए कोर्ट को डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा. सो मतलब चाहे दोनों पे 302 लग रहा है बट पनिशमेंट दोनों को अलग अलग होगी. हाँ, पनिशमेंट कैन बी डिफरेंट. जैसे ए ने मान लो मर्डर कॉज किया और बी कॉमन इंटेंशन के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन उसने बुलेट फायर नहीं किया. सो ए मे बी लायबल फॉर द डेथ पेनल्टी एंड बी मे बी लायबल फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. दैट कैन बी डन. ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द बोथ पर्संस विल बी पनिश्ड विद द सेम पनिशमेंट, नॉट रिक्वायर्ड. बट सर मतलब 34 हम सिर्फ चार्जेबिलिटी के लिए देख रहे हैं कि हाँ, अगर 34 लग रहा है तो 302 पे चार्ज लगेगा, है ना? देखो दो चीजें हैं, लाइबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. कि आप एक व्यक्ति को कल्पेबल मानते हैं या नहीं. कल्पेबल मानने का मतलब ये है कि अगर उसने ऑफेंस किया है तो वो कल्पेबल है. ठीक है, उसको सजा हो सकती है, तो ये एक चीज है. लेकिन जब आपने ये प्रूव कर दिया कि वो व्यक्ति ऑफेंस किया है, वो कल्पेबल है, तो दूसरा पॉइंट आता है कि उसकी लाइबिलिटी क्या होगी. तो लाइबिलिटी का एक्सटेंशन कितना रहेगा, कितनी सजा वो व्यक्ति काटेगा, वो एक अलग विषय है. ठीक है, उसको देखने के लिए कोर्ट को बहुत सारे फैक्टर्स साथ में ध्यान में रखने पड़ते हैं. तो जरूरी नहीं है कि एक जैसी पनिशमेंट. ठीक है सर जब आप ये एग्जांपल दे रहे थे ना, आपने दो अलग अलग एग्जांपल्स दिए थे, मतलब एक में किसी ने स्लैप करा, किसी ने बुलेट मारी, तो आपने कोर्ट पे ना फिगर नहीं बनाया था सर, तो वो फिर मतलब फिगर बना के मेरे को यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, मैंने फिगर 2 बार बनाया है. ठीक है, लेकिन मैंने शालिनी ने मुझे मैसेज भी किया, बट आई हैव गॉन थ्रू विद दैट. जस्ट होल्ड, मैं बना देता हूँ एक मिनट. ठीक है, इट इज लाइक दिस, ए एंड बी, सी, डी एंड ई. ठीक है, मैंने कहा कि ई ने X को जाके थप्पड़ मारा है, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर 323, that is simple hurt. Thereafter D also comes to the spot, he gives a grievous hurt, that is a lathi blow on face. उसके बाद C जो है वो फायर करता है, और A और B क्योंकि दोनों एक साथ हैं तो A भी फायर करता है. ठीक है, अब ये एक साथ ऑफेंस हुआ ना, एक साथ हुआ, X मर गया. Now the moment X dies, क्योंकि चारों लोग वहां पे इन्वॉल्व है, तो पुलिस वाले तो चारों को पकड़ लेंगे अगर मिलते हैं तो. क्यों, मान लो सीसीटीवी में 4 लोग दिखते हैं, 5 लोग दिखते हैं, सभी को अरेस्ट किया जाएगा. लेकिन लाइबिलिटीज की जब बात आएगी, फिर हमें देखना है कि आईपीसी के प्रोविजंस कैसे अप्लाई होते हैं. तो क्योंकि ए का कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, कोई सिमिलर इंटेंशन नहीं है, ये सिर्फ सिंपल हर्ट करने गया था ना, तो इसको सिंपल हर्ट की लाइबिलिटी. ये ग्रीवियस हर्ट करने आया था, ये ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल. लेकिन सी और ए और बी के लिए जब हमने लाइबिलिटी डिसाइड करनी है, तब हमें परेशानी आती है, क्योंकि ए और बी ने तो एक साथ ऑफेंस किया, तो इन दोनों का लाइबिलिटी में 302 रेड विद 34 बना देता हूं. जैसे कि मान लो ए ने फायर किया तो इसको 302, बी ने जो है पार्टिसिपेट किया तो 302 रेड विद 34. लेकिन तो सी ने जब एक्स के ऊपर फायर किया तो सी की लाइबिलिटी कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल पे नहीं बनेगी, इसलिए 302 रेड विद 35, 302 रेड विद 35 सी की लाइबिलिटी, और 302 रेड विद 34 यहाँ पे इन लोगों की लाइबिलिटी जो है वो डिसाइड होगी. तो ये हम लोग समझ रहे हैं. ठीक है, और ये जो डी और ई नाम के व्यक्ति हैं, मैंने कहा कि इन लोगों को अपने अपने इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए हम लायबल कर रहे हैं, व्हाटएवर दे हैव डन. तो ये हमने सेक्शन नंबर 38 के अकॉर्डिंग किया. मैं सेक्शन नंबर 38 पढ़ूंगा अभी यहाँ पे. या सेक्शन नंबर 38 कह रहा है that where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, एक से ज्यादा लोग क्रिमिनल एक्ट करने में एंगेज थे, they may be guilty of different offenses by means of that act. तो जो ऑफेंस एक व्यक्ति ने डिफरेंट इंटेंशन से किया है, डिफरेंट ऑफेंस किया है, वो उसके लिए गिल्टी साबित किया जा सकता है. he can be liable for that particular offense. इलस्ट्रेशन जो है
इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इलस्ट्रेशन आप लोग करेंगे। बाकी रेस्ट सेक्शन नंबर 38 का जो बेसिक प्रिंसिपल है, दैट अ पर्सन कैन बी लायबल फॉर और ही कैन बी गिल्टी फॉर द डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ द एक्ट। It is something that we are discussing in the current example। जैसे E और F D की जो मैं लाइबिलिटी की बात कर रहा था वो इसी के बेसिस पे, ठीक है। जस्ट चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? यस और नो करके बता दो तो मैं आगे चलूंगा। यस सर। ठीक, देखो अब ये एरिया आपको मेरे ख्याल से अगर क्लियर हो गया तो जितने भी कोरिलेटेड इश्यूज थे दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। अब इसके साथ साथ छोटी छोटी चीजें मैंने कल भी जैसे आपको कहा था कि आपने पढ़ना है सेक्शन नंबर 52 तक एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। तो इसमें 52 तक जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में अब और क्या क्या चीजें आती है, अगले वाला जो एरिया है ना वो सिर्फ डायरेक्ट बेस्ड है। जैसे आप सेक्शन नंबर 39 अगर लिखते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, या सेक्शन नंबर 39 अगर हम देखते हैं तो सेक्शन नंबर 39 में वॉलंटरली की डेफिनेशन है और आईपीसी के अकॉर्डिंगली व्हाट इज अ थिंग व्हिच कैन बी सेड टू बी डन वॉलंटरली। सो एनीथिंग व्हिच इज डन इंटेंशनली, एनीथिंग व्हिच इज डन इंटेंशनली और anything which is done with the knowledge, ठीक है, और there is a reason to believe। तो voluntarily की definition में section number 39 में तीन चीजें, कब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति एक एक्ट voluntarily कर रहा है, when he is doing it with the intention, with the knowledge or with any reason to believe। तो intention is the intention, knowledge means the broader awareness of the circumstances, and reason to believe is defined in section number 26, that is when there is a sufficient reason to believe over something, when there is a sufficient reason to believe over something। अब यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है, ठीक है, इस इलस्ट्रेशन में से बहुत बार सवाल उठता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा इलस्ट्रेशन है, तो हम लोग छोड़ देते हैं। लिखा है ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहैबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन। अब एक बहुत बड़ा कोई टाउन है मान लो, वहां पे ए ने जो है रात को आग लगा दी फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी, ठीक है। उसने कहा कि आग लगेगी, आगजनी होगी तो बहुत सारे लोग घरों से भागेंगे और मैं रॉबरी कमिट करूंगा, एंड thus causes the death of the person। Here A may not have intended to cause death। उसकी जो मंशा थी वो रॉबरी करने की है, वो डेथ कॉज करने की नहीं है। लेकिन आगे पढ़े, and may even be sorry for that death has been caused by his act, yet if he knew that he was likely to cause death, he is said to cause death voluntarily। तो यहाँ पे बेशक उसका इंटेंशन नहीं है किसी को मारना, लेकिन अगर उसको नॉलेज भी थी तो उस व्यक्ति का एक्ट जो है वो वॉलंटरली माना जाएगा। तो दिस इज द थिंग व्हिच इज देयर इन सेक्शन नंबर 39। तो इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ ना शॉर्ट नोट्स सेक्शन नंबर 52 तक जो जो आ रहे हैं वो लिखवाता जाऊंगा, आप लोग लिखते जाएंगे। वॉलंटरली तो हमने कर लिया सेक्शन नंबर 39 के अंदर। सेक्शन 40 आईपीसी का सेक्शन 40 ऑफेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। ऑफेंस का डेफिनेशन दो जगह पे है, आईपीसी में सेक्शन नंबर 40 है, और हम जब सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एन, ये भी ऑफेंस को ही डिफाइन करता है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब आईपीसी में वर्ड ऑफेंस यूज किया जा रहा है कहीं भी, मतलब थ्रू आउट आईपीसी 511 सेक्शन में जहां पे भी ऑफेंस वर्ड यूज किया जाएगा, इसका मतलब ये है दैट समथिंग व्हिच इज पनिशेबल बाय आईपीसी, कि किसी भी चीज को लेके अगर आईपीसी में कोई दंडनीय अपराध, उसकी कोई पनिशमेंट रखी गई है तो वो आईपीसी के तहत ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब समथिंग व्हिच इज नॉट पनिशेबल बाय आईपीसी इज नॉट एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40। समथिंग व्हिच इज नॉट पनिशेबल एज पर आईपीसी, इट इज नॉट एन ऑफेंस एज पर आईपीसी। सेक्शन 40 की डेफिनेशन को मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं। लेकिन सेक्शन 40 से एक सवाल उठ जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आईपीसी में है लेकिन ऑफेंस नहीं है। सो दैट इज एब्डक्शन। एब्डक्शन
per se is not an offense. एबडक्शन अपने आप में अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ एबडक्शन करने के लिए आईपीसी में कोई पनिशमेंट नहीं है। सिर्फ एबडक्शन करना, एक व्यक्ति को दूसरी जगह भेज देना एबडक्शन कहलाया जाता है। और एबडक्शन 362 के अकॉर्डिंगली एबडक्शन करना आईपीसी में डिफाइंड है, लेकिन उसकी पनिशमेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको ऑफेंस नहीं मानते। एबडक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब कि एबडक्शन के साथ साथ हमें और भी चीजें चाहिए ताकि हम एक व्यक्ति को लायबल करें। जैसे कि एक व्यक्ति ने एबडक्शन किया फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग इलिसिट इंटरकोर्स, इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, अनलॉफुल मैरिज करने के लिए एटसेट्रा, या कोई ऑफेंस करने के लिए, तब एबडक्शन पनिशेबल होता है। बट मेयर एबडक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस, इट इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। इसका ध्यान रखना। एबडक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, नंबर 1। Abduction is not an offense as per IPC because abduction is not punishable। और IPC के अंदर सेक्शन नंबर 40 क्या कह रहा है कि जो चीज पनिशेबल होगी वही ऑफेंस है। तो क्योंकि abduction पनिशेबल नहीं है तो abduction ऑफेंस बिल्कुल नहीं है। तो सेक्शन नंबर 40 से ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। 41 और 42, 41 में स्पेशल लॉ की बात है और 42 में लोकल लॉ की बात है। अब इन दोनों से ना कुछ एक एमसीक्यूज बनेंगे, तो जब हम एमसीक्यू पे कल आएंगे तो उसमें डिस्कशन हो जाएगा। 43 आपका इलीगल की डेफिनेशन दे रहा है, इलीगल, ठीक है। आईपीसी के अकॉर्डिंगली इलीगल जहां पे भी यूज किया जाएगा उसको 3 तरीके से हम लोग समझते हैं। इलीगल मीन एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, और ऑफेंस क्या है सेक्शन 40 के अंदर, विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी। एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। कोई भी चीज अगर किसी कानून से प्रोहिबिटेड की गई है, उसे रोका गया है, उसे रिस्ट्रेन किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, अगर चीजों को फॉरबिड किया जाता है, तो आईपीसी के अकॉर्डिंगली वो हम इलीगल की डेफिनेशन में ले जाते हैं। एंड थर्ड वन इज समथिंग विच क्रिएट्स अ ग्राउंड फॉर civil action, something which creates a ground for civil action। तो जितने भी लोग ना आप में से, I don't know how many of you are there from the foundation courses या ADA में आप लोग कितने मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं ADA कोर्स में, but as far as these things are concerned, देखो हम डायरेक्ट केस स्टडीज तो वैसे जनरली नहीं करते हैं, but because as far as the prelims are concerned, तो हमें क्योंकि डायरेक्ट पे अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तो इसीलिए इस कोर्स में करवा रहा हूँ आप लोगों को। बिकॉज होता क्या है ना कि हमने 511 सेक्शंस हैं, तो कई लोग तो 511 सेक्शंस ही पढ़ने लग जाते हैं। देखो 511 सेक्शंस में से अप्रोक्सीमेटली 350 सेक्शंस ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं रिकलेक्ट करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन सारे के सारे सेक्शंस आपको करने ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन एक आईपीसी के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको ऑफबीट एरिया से भी कहीं से सवाल आता है तो यू आर कैपेबल टू आंसर दैट, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना कि जितना भी एरिया हम लोग इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे, दैट इज आई बिलीव मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, उसमें से हो जाएगा वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप उसको कितना रिवीजन कर रहे हैं, और अगर उसमें कुछ एडिशंस होनी है कोई केस लॉज की, या पुराना आपको कहीं से क्वेश्चन पेपर मिलके कोई केस मिल जाता है, तो उसको कैसे करना है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ इंजरी। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ इंजरी। तो इंजरी जो है आईपीसी में जहां पे भी इंजरी वर्ड यूज किया जाएगा उसके लिए कुछ एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। नंबर 1 इलीगल। अब आपने जैसे अभी इलीगल का डेफिनेशन पढ़ा तो वो पूरा डेफिनेशन अप्लाई होता है। नंबर 2 जो भी हार्म कॉज किया जा रहा है वो इलीगली कॉज किया जा रहा है, ठीक है। और उस हार्म को कॉज करने से हो क्या रहा है, देयर इज अ लॉस टू अ पर्सन्स माइंड, रेपुटेशन, बॉडी और प्रॉपर्टी। देयर इज अ लॉस टू और हार्म टू अ पर्सन्स माइंड, रेपुटेशन, बॉडी और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 3 बेसिक एसेंशियल्स हैं इंजरी सेक्शन नंबर 44 के अंदर जो रखी गई है, दैट एनी हार्म व्हिच इज इलीगली कॉज्ड। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई हार्म कॉज किया जा रहा है जो कि आईपीसी के टर्म्स के अकॉर्डिंगली इलीगल है। इलीगल का मतलब या तो वो कोई एक ऑफेंस है, ऑफेंस मतलब समथिंग व्हिच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, या फिर वो कोई जो चीज है दैट इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, या फिर वो आपको कोई सिविल एक्शन का ग्राउंड क्रिएट करके देती है, ठीक है। ऐसा कोई हार्म कॉज किया जा रहा है व्हिच इज इलीगल, और उससे हुआ क्या, माइंड, बॉडी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इनमें से किसी भी चीज को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हार्म इलीगल माना, सॉरी जो इंजरी है
वो मानी जा सकती है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो ये एक रोड है, मेरी स्क्रीन से भी लोगों को दिख रही है मेरे ख्याल से। ये एक रोड है, रोड पे एक व्यक्ति जो है ये हेडफोन्स लगा के चला हुआ है, ठीक है, ही इज मूविंग ओवर हियर, और यहाँ से एक बस आ रही है। दिस पर्सन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बस इज ऑल्सो कमिंग। इस व्यक्ति को नहीं पता कि पीछे से बस आ रही है, और यहाँ पे आप खड़ी, ठीक है, ये आप। तो यू हैव सॉ दैट द बस मे हिट दिस पर्सन, तो आप इमीडिएटली गए, आपने इस व्यक्ति को धक्का दिया, और ये व्यक्ति जहां जाके गिर गया, ठीक है, और इसको छोटी मोटी चोट भी आ गई। तो जो भी आपने किया, क्या आईपीसी के अकॉर्डिंगली हम उसे इंजरी कहेंगे? यस और नो करके जवाब दे दो। क्या आप उसे इंजरी कहोगे? यस। देखो वैसे तो आपने उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्या ये आईपीसी के अंदर इंजरी है? यस एवरीवन, ये आईपीसी के अंदर इंजरी नहीं मानी जाएगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो ना तो कोई ऑफेंस है, ना वो चीज प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ना वो चीज दूसरे व्यक्ति को सिविल एक्शन का ग्राउंड देती है, और इसका मतलब आपने जो कुछ भी किया वो इलीगल नहीं था, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देयर इज अ पर्सन मूविंग ऑन द रोड। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, मित्र है, नेबर है, वो रोड पे गुजर रहा है, पीछे से बस आ रही है, आपने देखा कि ये बस जो है इस व्यक्ति को हिट कर सकती है, तो आप उसको बचाने के लिए आप उसको धक्का मारते हैं, वो व्यक्ति रोड क्रॉस करके गिर जाता है और उसको चोट लगती है। तो क्या आपने उसको जो नुकसान पहुंचाया वो आईपीसी के अकॉर्डिंगली इंजरी माना जाएगा? सेक्शन नंबर 44 से कवर होगा? जवाब होगा नहीं कवर होगा। क्यों कवर नहीं होगा? देखो आपने बॉडी को तो नुकसान पहुंचाया, हार्म तो उसे हुआ है, नो डाउट, लेकिन वो इलीगली नहीं है, ठीक है, वो इलीगली नहीं है, क्योंकि आपने ना तो कोई ऑफेंस किया, neither you have done anything which is prohibited by law, neither you are doing anything which creates a ground for civil action. So whatever you have done, it is not an injury as per IPC. It is not an injury. Clear हुआ? ठीक है, चलिए, so coming to the next area, अब इसमें बस 2-3 चीजें मेरे बताने वाली हैं, ठीक है, just इन डेफिनेशंस को आपने ना एक बार जरूर गो थ्रू करना है, अभी जैसे क्लास ओवर हो जाएगी, और व्हेनेवर यू विल रिवाइज दीस थिंग्स, ठीक है, सेक्शन नंबर 52 कैपिटल ए तक आप लोगों ने जब भी रिवाइज करना है, तो ये सारे के सारे सेक्शंस में जो भी चीजें हम रिलेट कर रहे हैं, हर चीज का कहीं ना कहीं दूसरे सेक्शन से कोरिलेशन बनता है। जैसे सेक्शन 40 का 43, 44 से कोरिलेशन। अब देखो ये छोटी छोटी सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 46 के अंदर डेथ क्या है, तो डेथ डिनोट्स डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। क्या एनिमल की डेथ यहाँ पे मानी जाएगी? द आंसर इज नो। सेक्शन नंबर 47 एनिमल की बात करता है, एनी अदर लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, ठीक है। बस इसमें गुड फेथ ये पूछ लेते हैं, गुड फेथ का मतलब क्या है? गुड फेथ मींस समथिंग व्हिच इज बीइंग डन और बिलीव टू बी डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, तो वो गुड फेथ है। और अगर ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं होगा तो गुड फेथ नहीं होगा। लेकिन नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ व्हेन इट इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो ड्यू केयर और अटेंशन जो है ये टेस्ट है कि गुड फेथ था या नहीं, ठीक है। ठीक है सुष्मिता, आपको सेक्शन 38 पे डाउट है ना? ठीक है, उस पे बाद में मैं एक काम करूंगा, आज का जो सेशन है ना, आप लोगों को मैंने एक बैच में ऐड किया है, ठीक है। आप जब हमारा ए प्लस जुडिशियल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे ना, या मेरे ख्याल से किया ही आप लोगों ने, तो वहां पे बैचेस ऑप्शन पे HPGS क्रैश कोर्स का एक छोटा सा एक बैच बना हुआ है। उस बैच में लास्ट के भी 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और आज वाला भी अपलोड हो जाएगा बाय द इवनिंग। तो इसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेना, जितना पोर्शन आपने सुना है वहां से गो थ्रू कर लेना, फिर भी अगर डाउट होगा तो विल डिस्कस अगेन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें लास्ट आपका सेक्शन नंबर 52 कैपिटल ए, दैट इज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ हार्पर, ठीक है। अब यहां से एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं कि सेक्शन नंबर 52 कैपिटल ए की एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, यहीं पे स्टार्टिंग में ही जब ये सेक्शन शुरू होता है तो वहीं पे इसकी एक्सेप्शंस की बात रखी गई है, ठीक है। ये लिखा है ना, एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड 130,
इन अ केस इन विच द हार्बर इज गिवन, हार्बर होता है कोई भी व्यक्ति जो जिसने कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस किया है, आप अगर उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उसको खाने को देते हैं, उसको पीने को कुछ देते हैं, पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, आर्म एम्युनिशन देते हैं, तो माना जाता है कि आपने हार्बर का ऑफेंस किया है। हार्बर की डेफिनेशन 52 कैपिटल ए के अंदर है। और जो ऑफेंस है, ऑफेंस आपको दो जगह मिलता है, एक 130 में, एक 157 में। ठीक है, हार्बर का डेफिनेशन 52 कैपिटल ए। ठीक है, अब ये 52 कैपिटल ए जो है आईपीसी के अंदर कब आया, यहीं पे लिख लेना। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन। सेक्शन नंबर फुटनोट में देखेंगे आप लोग अपने अपने बेरेक्स में, फुटनोट में भी मार्किंग कर लेना दैट 52 कैपिटल ए जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर। ठीक है, सो 1942 जो है दैट इज द ईयर। ये पूछ लेते हैं कि 52 कैपिटल ए वाज इंसर्टेड इन व्हिच ईयर, तो 1942 का जो फुटनोट में आपको लिखा है वो यहाँ पे मेंशन कर लो। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, तो 157 और 130 के अंदर एक्सेप्शंस हैं। 157 और 130 ये बताता है कि अगर कोई वाइफ अपने सेक्शन 52 कैपिटल ए 157 और 130 का को जॉइंट रीडिंग अगर मैं आपको समझा दूं तो वो ये है, देखो कि अगर किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को जो किसी ऑफेंस में एक्यूज्ड है उसको फूड, शेल्टर, क्लोथ एक्सेट्रा दिया है, देन वाइफ विल नॉट बी लायबल, बट if any other third person does that, तो that is an offense। अगर आप पढ़ेंगे ना सेक्शन 157 सेक्शन 52 कैपिटल, तो कह रहा है एक्सेप्ट इन सेक्शन 57 and 130 in the case in which the harbor is given by wife or husband of the person harbored, or which harbor includes supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, means of convenience, or assisting a person by means whether of the same kind or enumerated in this section or not to evade the apprehension। तो ये हार्बर है। हार्बर में मतलब ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन ऑफेंस कहां पे है, 157 और 130 आपको बताएगा। अब आपने क्या करना है, 157 और 130 कल की क्लास में आने से पहले इसको एक बार पढ़ लेना, ताकि हम आगे का जो एरिया है पनिशमेंट्स वाला और उसके बाद फिर जनरल एक्सेप्शन, तो उस पर स्विच करेंगे। ठीक है, आज के लिए वी आर क्लोजिंग द सेशन ओवर हियर नाउ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। ठीक है, बाकी रेस्ट विल डू टुमारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।